नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो साथियों, हम लोग इतिहास के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और पिछले क्लास में हम लोगों ने जान लिया था मामलुक वंश यानी गुलाम वंश के बारे में। हम लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और एमसीक्यू के माध्यम से हिंदी साहित्य का और हिंदी का हम लोग रिवीजन करते चल रहे हैं। साथियों, जब हम बात करें खिलजी वंश का, तो खिलजी वंश का जो नींव रखता है उनका नाम है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी वही है जो क्यूमर्स की हत्या करके और इस खिलजी वंश का नींव रखता है। तो ये जो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी स्थापना करता है खिलजी वंश का, वो करता है 1290 में। 1290 से लेकर और 1296 तक इसका कार्यकाल रहता है, यानी कालक्रम रहता है। किसका? तो फिरोज शाह खिलजी का। हम अगर खिलजी वंश की बात करें तो 1290 से लेकर 1320 तक पूरे खिलजी वंश का शासन रहता है दिल्ली सल्तनत पर। दिल्ली सल्तनत के इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो पहले हम लोग मामलुक वंश यानी गुलाम वंश के बारे में जानते हैं, फिर खिलजी वंश, फिर उसके बाद तुगलक वंश, फिर उसके बाद सैयद वंश, फिर उसके बाद आपका आएगा लोधी वंश, फिर उसके बाद आ जाता है मुगल सल्तनत। तो चलिए हम लोग अभी जानते हैं खिलजी वंश के पहले जो संस्थापक हैं फिरोज शाह खिलजी के बारे में। उसके कालक्रम के बारे में हम बात करें तो 1290 से लेकर 1296 तक क्या होता है, 1296 तक इसका कालक्रम होता है। खिलजी वंश का संस्थापक है जो कि ये 70 साल में बनता है। ये गुलाम वंश के अंतिम शासक जो कि क्यूमर्स होता है उसको मारकर ये खिलजी वंश का नींव रखते हैं। ये एक दयालु शासक था। इसका मानना था कि जो शासन होगा वो लोगों के द्वारा होगा, लोगों के हिसाब से होगा, इसलिए इसको दयालु शासक भी कहा गया है। साथियों, हम बात करें खिलजी वंश का तो ये तुर्क के नहीं रहने वाले थे। ये पहले ऐसे शासक थे जो अफगान शासक थे। तो कभी आपसे पूछ ले कि सबसे पहले अफगानी शासक कौन थे, तो ये आपका फिरोज शाह खिलजी था। तो ये अफगान शासक थे। इन्होंने सीपी मौला को हाथी से कुचलवाया था। क्यों कुचलवाया था? क्योंकि ये ईरान का एक फकीर था और यह जब यहाँ भारत आता है तो फिरोज शाह खिलजी के खिलाफ क्या करता है, षड्यंत्र रचता है और ये बात उसको पता चल जाता है, इसलिए इसे हाथी से कुचलवा दिया जाता है, मृत्यु की सजा दे दी जाती है। फिरोज शाह खिलजी की 2 बेटियां थी, जिसमें एक बेटी की शादी तो वो करता है अलूक खां से, अलूक खां से, और दूसरी बेटी की शादी करता है अलाउद्दीन खिलजी से। दूसरी बेटी का जो नाम इसका होता है उसका नाम होता है मलिके जहां। क्या नाम होता है? मलिके जहां से ये शादी करता है। और ये जो अलाउद्दीन खिलजी होता है वो इसका भतीजा होता है और ये अपने भतीजे से क्या करता है, अपनी बेटी का शादी करवा देता है। तो ऐसे में ये उसका दामाद भी हो गया। ठीक। फिरोज शाह खिलजी के राज्याभिषेक की बात करें तो कैकुबाब द्वारा जो किला बनाया गया था, किलो खरी का किला, ठीक है, वहीं में इसका राज्याभिषेक होता है और ये होता है 13 जून 1290 को ये अपना राज्याभिषेक करवाता है। पहली बार दक्षिण भारत पर आक्रमण जो हुआ वो खिलजी वंश में ही हुआ, यानी देवगिरी पर हुआ। यानी दक्षिण भारत के जो क्षेत्र हैं उसको उस वक्त देवगिरी कहा जाता था
और वो वहां पर जो नेतृत्व कर रहा था वो इसका भतीजा और दामाद जो कि अलाउद्दीन खिलजी होता है। ठीक है, वही देवगिरी के आक्रमण के बाद क्या होता है कि जब वापस आता है जीत कर, वहां से देवगिरी को जीत कर आता है, तो इलाहाबाद में अपने चाचा और अपने फादर इन लॉ जो कहते हैं, जो अपने ससुर की क्या करता है, हत्या कर देता है इलाहाबाद में। यहां से इसका कालक्रम समाप्त हो जाता है, यानी 4 साल ये राज्य करता है और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक षड्यंत्र के अनुसार मारा जाता है। ठीक, फिर उसके बाद इसको मारकर क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी शासन करता है, गद्दी पर बैठता है। खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो होता है वो होता है आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बहुत सारे कहानियां, बहुत सारे जो एग्जाम्पल है वो आपको समाज में मिलते हैं कि ये बहुत क्रूर शासक था, या फिर बहुत ही मतलब अच्छा शासक नहीं था, या फिर हमेशा आक्रमण करता था और जहां भी जाता था ये जीतता ही था। ठीक है, तो ये सबसे शक्तिशाली शासक था। और ये शक्तिशाली क्यों था? क्योंकि ये अपने जो रणनीति है, सैनिक रणनीति है, उससे वो बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से करता था। अच्छे तरीके से ये अपना एक संगठित तरीके से अपने सैनिकों को लगाता था, इसलिए ये क्या करता था, हर एक युद्ध को जीतता था। सबसे पहले बात करें तो 1296 में अपने चाचा की हत्या करता है और गद्दी पर क्या होता है, बैठता है अलाउद्दीन खिलजी। 97-98 में, यानी 1297-98 में गुजरात पर आक्रमण करता है, और गुजरात पर आक्रमण करने के बाद फिर उसके बाद ये 1299 में रणथंभौर पर विजय करता है। गुजरात आक्रमण में रायकरण को हराता है, रणथंभौर में हमीर देव को हराता है, और 1303 में चित्तौड़गढ़ के पर आक्रमण करता है और राजा रतन सिंह, जिसको रावल रतन सिंह भी कहते हैं, उसको हराता है। यहां से एक कहानी बहुत प्रचलित है, रानी पद्मावती की कहानी। रानी पद्मावती की कहानी की हम जब बात करते हैं तो उसमें कहा जाता है कि रानी पद्मावती जो चित्तौड़गढ़ के जितनी भी महिलाएं थी उन्होंने जौहर कर लिया था। जौहर करने का मतलब क्या है कि अपने आप को आग में कूद गई थी, अपने आप को आग में के हवाले कर दिया था। और ऐसा क्यों किया था? क्योंकि कहा जाता है कि ये जो महिलाएं थी वो लड़ भी सकती थी। तो साथियों, हम बात करें इस लड़ने की या फिर नारी शक्ति की, आज हम जो बात करते हैं कि ये रानी थी, महिलाएं मिलकर लड़ सकती थी, तो ऐसा नहीं हो सकता है। लड़ तो सकती थी और ये बात उनके दिमाग में आया भी होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते कि नहीं आया होगा। लेकिन हम देखते हैं कि सेना में महिलाओं को बॉर्डर पर नहीं लगाया जाता है। क्यों नहीं लगाया जाता है? क्योंकि अगर महिलाएं पकड़ी गई तो सिर्फ उनके साथ उनकी हत्या नहीं कर दी जाएगी, उनके साथ बहुत ज्यादा मतलब दुर्व्यवहार किया जाएगा। उनके हत्या तो बाद में की जाएगी, सबसे पहले उनका रेप किया जाएगा, उनके बलात्कार किए जाएंगे, फिर उसके बाद उसका हत्या किया जाएगा। ये सब बातें रानी पद्मावती और वहां की महिलाओं के दिमाग में आया हो कि हम लोग भी लड़े और हम लोग भी हथियार उठाएं। ठीक है, तब जाकर इन्होंने जौहर के हवाले किया होगा उस वक्त। क्योंकि जब भी औरत या लड़की पकड़ी जाएगी या फिर कोई भी महिलाएं जो शैतानों के हाथ पकड़ी जाएगी, वो उनके साथ पहले दुर्व्यवहार किया जाता है। उनके साथ मौत तो बाद में आएगी, लेकिन मौत से पहले मौत आ जाएगी उनके इज्जत के साथ, और उनके पूरे जो वहां की महिलाएं थी उनके साथ पहले रेप होता, फिर उसके बाद मारता लोग। जैसे कि हम चंगेज खां की बात करें, हम पहले भी आपको चंगेज खां के बारे में बताए हैं कि चंगेज खां क्या करता था कि जिस क्षेत्र में आक्रमण करता था तो वहां के लोगों को मार देता था और वहां की महिलाओं को अपने घर की अपने यहाँ लेकर आता था और वहां पर उसके साथ रेप करता था, और वहां के सैनिक भी उसके साथ रेप करते थे।
तो ये सारी प्रक्रियाएं यहाँ भी होती, लेकिन यहाँ की जो महिलाएं थी, जो चित्तौड़गढ़ की महिलाएं थी, ये ना होने से अच्छा है कि मैं जो रानी पद्मावती हैं उनके उसके मतलब उससे ना लड़के, और मैं अगर रतन सिंह मर गए तो मैं क्या करूं, आग के हवाले हो जाऊं। क्योंकि ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, पद्मावती पर इसका ध्यान था और पद्मावती को पाना चाहता था, इसीलिए यहाँ पर ये हमला किया था। और वो बात होती है 1303 की। ठीक है, आप समझ गए। और ये मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं इसके समकालीन होते हैं खिलजी के, और इन्होंने अपने किताब पद्मावती में इस चीज का उल्लेख किया है। जब हम बात करें 1305 में तो मालवा पर विजय करता है। फिर 1305 में मंगोलों द्वारा आक्रमण किया जाता है। ठीक है, और मंगोलों पर ये तारागढ़ में क्या होता है, जीत हासिल करता है, और यहाँ से मंगोलों को मार कर क्या करता है, भगाता है। हालांकि पहले भी मंगोल आक्रमण यहाँ पर हुए हैं, तो एक बार ये हारा भी है, लेकिन दोबारा आक्रमण में सुसंगठित तरीके से अपने जो सैनिक हैं उनको लेकर ये उनसे लड़ता है और वहां पर विजय प्राप्त करता है। जब 1307 की बात करें तो यहाँ पर देवगिरी पर पुनः आक्रमण करता है और यहाँ पर रामचंद्र देव को हराता है। ठीक है, देवगिरी पर यहाँ पर आक्रमण करके आया था और अपने चाचा की हत्या कर दी थी, और यहाँ पर दोबारा से आक्रमण करता है और फिर यह यहाँ रामचंद्र देव को हराता है। जब 1309 में बात करें तो वारंगल में काकतीय वंश को हराता है, और यहाँ पर जो इसका सेनाध्यक्ष होता है वो होता है मलिक कफूर। मलिक कफूर की बात करें तो इसको गुजरात विजय पर नुसरत खान ने क्या किया था, खरीदा था, और इसको 1000 रुपये में वहीं गुजरात जो आक्रमण था उसी वक्त खरीदा गया था। और फिर उसके बाद इसको ले आकर और गिफ्ट किया गया था किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। जब अलाउद्दीन खिलजी ने इसको देखा तो देखकर मोहित हो गया, और यह जो मलिक कफूर था यह मतलब ट्रांसजेंडर था, और इसके साथ इसका जो था कहा जाता है कि नाजायज संबंध थे, और ये इसके साथ नाजायज संबंध रखता था और उसके साथ रहता था, सोता था, सब चीज करता था। जो करना होता है एक महिला पुरुष के साथ वो इसके साथ करता था। ठीक है, अब आइए उसके बाद 1311 में भी होयसाला और पांडे पर विजय करता है। 10 में होयसाला पर पांडे वंश पर, 11 में यहाँ भी मलिक कफूर ही क्या करता है, नेतृत्व करता है। उसके बाद 1316 में अलाउद्दीन खिलजी कमजोर शासक हो जाता है, और इस कमजोरी का फायदा उठाकर जो मलिक कफूर है वो अलाउद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है, और हत्या करके खुद क्या करता है, अपने उस राज सिंहासन पर बैठ जाता है। हालांकि इसका राज सिंहासन कुछ ही दिन तक रहता है, फिर इसका जो बेटा होता है जिसका नाम है मुबारक शाह, वो इसको मार देता है। आगे चलते हैं और थोड़ा सा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम समझते हैं कि इसने क्या क्या निर्माण किए और कौन कौन सी नीतियां अपनाई। तो चलते हम लोग अगले स्लाइड पर पढ़ेंगे। हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक और आर्थिक सुधार के बारे में, तो हम देखते हैं कि उसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया। बाजार नियंत्रण व्यवस्था वो है जो कि केंद्र के द्वारा यानी सरकार के द्वारा बाजार की कीमतों को निर्धारण किया जाता था। कीमतें सुनिश्चित करना, जो भी बाजार में कीमतें होंगी उसको सुनिश्चित करना, उसको निर्धारित करना कि इस कीमत का इतना होगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। ठीक है, तब भी उस पर आपको कर देना है। ठीक है, ये सब चीजें क्या थी, ये सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाता था। अनाज पर, कपड़ा पर, दास पर, पशु पर, सभी चीजों पर कीमत निर्धारित की गई थी। क्या की गई थी, सभी पर कीमत निर्धारित की गई थी। सानाए मंडी नामक अधिकारी को नियुक्त किया जाता था। वो क्यों किया जाता था, क्योंकि ये क्या करता था, बाजार के कीमतों को देख रेख करता था कि कोई बढ़ाया तो नहीं है, कोई घटाया तो नहीं है खुद से। ये सब चीज वहां के केंद्र के अधीन था।
ठीक है। हर वस्तु के कीमतों को लिखित विवरण देना जाना था। हर एक वस्तु को, जो भी बाजार में वस्तुएं बिक रही हैं, उसको लिखित रूप से क्या करना रहता था, इस अधिकारी को देना रहता था। अनाज के कीमतों की भंडारण करने की भी व्यवस्था सरकार द्वारा की गई थी। ये क्यों किया गया था कि वैध अगर कहीं अकाल पड़ गया तो जो कीमत है ना बढ़े ना घटे, ठीक है। क्योंकि भाई उपज तो कम होगी अगर अकाल पड़ गया तो, या हो भी नहीं। इसलिए ये पहले से ही ये जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था था वो करके रखा हुआ था, ठीक है। कहा जाता है कि जो कीमत नियंत्रण करने का जो प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था, वो इसलिए लगाया था कि अपने सैनिकों को सस्ते दाम में सामान उपलब्ध करवा पाए और सैनिकों का उसका खर्चा कम हो, सैनिक पर उसका खर्चा कम हो, इसलिए बाजार नियंत्रण प्रणाली को ये लागू किया था। ये बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग सैन्य सुधार के बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो पहला ऐसा शासक है जिसने सैनिकों को अपने नियमित वेतन देना शुरू किया, ठीक है। यानी कि सैलरी देना शुरू किया कि हम अब सैनिकों को क्या करेंगे, जागीर के जगह एकता प्रथा को खत्म करके जागीर के जगह क्या करेंगे, हम नियमित वेतन देंगे अपने सैनिकों को। उसने दाग प्रणाली की शुरुआत की। उसने क्या की, दाग प्रणाली की शुरुआत की। दाग प्रणाली कहने का मतलब उसने घोड़े दागने की प्रणाली शुरू की, घोड़े दागने की व्यवस्था शुरू की। यह ऐसा क्यों किया था, क्योंकि उसने कहना था कि जो सैनिक है वो जिस भी घोड़े पर बैठेंगे उस पर उनका सारा विवरण रहेगा, ठीक है। तो घोड़े दागने की जो प्रणाली थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने हुलिया प्रणाली की व्यवस्था की। हुलिया प्रणाली कहने का मतलब है कि सैनिकों का पूरा विवरण उसमें रहता था। कहने उसका शारीरिक बनावट कैसा है, उसका फेस कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसका डिजाइन कैसा है, उसका हाइट कितना है, उसका चौड़ाई कितना है, उसका मोटाई कितना है, ये सब चीज हुलिया प्रणाली के अंतर्गत उसको विवरण देना होता था। और उसी हुलिया प्रणाली में ही ये दाग प्रथा भी आता था कि जो सैनिक है जिस घोड़े पर बैठेगा वो कैसे दाग, किस मतलब कि इससे दागा गया था। जो सैनिक अगर मतलब दूसरे खेमा में चला जाए तो उसका घोड़ा आराम से पहचान में आ जाए, उसका जो सैनिक है वो भी आराम से पहचान में आ जाए, इस तरीके। क्योंकि उस वक्त तो फोटोग्राफी की व्यवस्था थी नहीं कि सबका फोटो ऐसे लगा देंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं कोचिंग में कि सारे बच्चों का फोटो रहता है तो ऐसे हम लोग मिला लेते थे, तो उस वक्त फोटो वोटो नहीं था, इसीलिए इसने क्या किया था, दाग प्रथा की व्यवस्था किया था। अभी भी हम लोग देखते हैं कि गांव में बकरी जो होती है, जो गाय होती है, जो भैंस होती है, जो चरने जाती है, तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि किसी किसी गाय में अलग अलग तरीके का घंटी बांध दिया जाता है। तो किसी पर व्हाइट कलर की बकरी है तो उसमें रंग ये सब फेंक देता है। हम गाँव में जाइएगा तो इस तरीके का देखिएगा, ठीक है। चाहे जहाँ पर बहुत सारे भेड़िया हैं उसमें भी देखिएगा उस पर कुछ ना कुछ मतलब चिन्ह दे दिया जाता है कि हमारी जो पशु है उसको पहचान में आ जाए। तो ये व्यवस्था भी ये क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। सेना का इसने आकार बढ़ाया जिसके वजह से इसकी सेना उस वक्त बहुत मजबूत सेना हुई, ठीक है। और जो सेना का जितना भी नियंत्रण होगा वो केंद्र के अधीन होगा। अब हम जब राजस्व व्यवस्था की बात करते हैं, भूमि सुधार की बात करते हैं, तो भूमि से कर वसूलने की व्यवस्था की, जो वहां के भूमि के मालिक हैं उनसे कर वसूलने की व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने की, ठीक है। जो खालसा भूमि है, ठीक है ना, जो भूमि जो खालसा है, खालसा मतलब कर होता है, ठीक है। जो भूमि से कर वसूलने का जो नियंत्रण है, जो कर है, वो इसकी व्यवस्था की, ठीक है। फिर उसके बाद भूमि कर यानी खराज उसको कहते थे। जो भूमि का कर है, ठीक है, जो भूमि कर है, जो जमीन का कर है,
जिसको खराज का था लगभग उसने आधा कर दिया था। ठीक है, कि जो आप राजस्व पर जो कर देंगे वो पूरे हाफ कर दिया था, आधा सरकार को जाएगा, आधा में आप अपना दीजिए और फिर उसके बाद आप जो मतलब कि मजदूर रह रहे हैं उसको दीजिए, जो भी करना है आपको वो दीजिए, आधा कर आपको क्या करना है, केंद्र को देना है। उसके बाद किसानों से वसूली को रियायत नहीं थी, यानी कि किसान जो है उसका फसल हुआ है या नहीं हुआ है या फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपको क्या करना है, आपको कर देना है, टैक्स देना ही है। ठीक है, तो इस तरीके का व्यवस्था यहाँ पर किया था। धार्मिक नीति की बात करें तो स्वयं को सिकंदर सैनी कहता था ये। ठीक है, स्वयं को क्या कहता था, सिकंदर सैनी। सिकंदर सैनी का कहने का मतलब कि अपने आप को दूसरा सिकंदर मानता था, कहता था। किसी भी धार्मिक संस्था या मौलवी को कर से मुक्त नहीं किया जाएगा, इसका कहना था कि कोई भी धार्मिक संस्था, मंदिर हो, मस्जिद हो, या कोई भी मौलवी हो, सब लोग को टैक्स देना है। ठीक है, शराब नशे पर इसने रोक लगाया और जुए और दुराचार पर क्या किया कि दंड की व्यवस्था की और कठोर दंड की व्यवस्था किया था। ठीक है, ये इतने हम लोगों ने देखा। अब चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्यों की बात करें हम तो श्रीनगर का स्थापना जो किया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। वो श्रीनगर नहीं, वो श्रीनगर का स्थापना अशोक ने की थी। ये श्रीनगर है जो कि दिल्ली के पास है। कहाँ है, दिल्ली के पास है। इसकी स्थापना कौन किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने अलाई दरवाजा बनवाया था, जो कि आप कुतुब मीनार जाइएगा, जब दिल्ली में कुतुब मीनार जाइएगा देखने के लिए, तो वो आपको देखने को मिलेगा अलाई दरवाजा। ठीक है, ये अलाई मीनार का भी स्थापना प्रारंभ किया था, लेकिन बीच में ही उसे क्या किया, उसको छोड़ना पड़ा। उसके मिस्त्रियों के कारण उसने कंपटीशन में बनवाया था। आप जाकर देखिएगा अलाई मीनार, तो वो कुतुब मीनार के जस्ट बगल में ही है। ठीक है, उसने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो कुतुब मीनार बनाया, तो हम भी कुतुब मीनार बनाएंगे। कंपटीशन में था, ये खरुआ थोड़ा सा था, इसलिए हमेशा सोचता था कि मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ। उसने अपने आप को सिकंदर की उपाधि भी दे रखी थी कि दूसरा सिकंदर मैं हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये अलाई मीनार बनवाया, लेकिन उसका भी क्या हुआ, अधूरा रह गया, तो छोड़ दिया बीच में ही। ठीक है, इसमें जमात खान मस्जिद बनवाई। ठीक है, जो कि निजामुद्दीन औलिया के परिसर में जाइएगा, निजामुद्दीन औलिया के जो दरगाह है उसके परिसर में दिल्ली में आपको जमात खान मस्जिद देखने को मिलेगा। वो भी क्या है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर ये अधूरा रहा था, ये भी इसका क्या रहा था, जमात खान मस्जिद अधूरा रहा था, उसमें बीच में ये मतलब मर गया। फिर उसके बाद इसका बेटा जो था खिज्र खां, ठीक है, वो इसको पूरा किया था। इसका बेटा खिज्र खां ही पूरा किया। खिज्र खां की बात करें तो यहाँ पर नोट में एक आप नोट कर लीजिएगा कि खिज्र खां के नाम पर ही खिजराबाद रखा गया था चित्तौड़गढ़ को। जब यहाँ पर 1303 में जो चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करके चित्तौड़गढ़ को ये जीत लिया, तो उस किले को जो नाम रखा वो खिजराबाद नाम रखा था, और वो अपने पुत्र के नाम पर रखा था। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, आप याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछता है कि चित्तौड़गढ़ को नाम बदलकर क्या रखा गया था, तो वो खिजराबाद रखा गया था। फिर उसके बाद इसकी 1316 में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जब 1316 में मृत्यु होती है, आपको पता है, अभी बताएं कि कैसे मृत्यु होती है, तो मलिक कफूर ने इसको मार दिया था षड्यंत्र के तहत, और ये बुढ़ा भी हो गया था वैसे। ठीक है, इसलिए उतना ताकत नहीं था। मलिक कफूर इसका सबसे करीबी आदमी था, एक तरह से इसका रखेल था। ठीक है, और उसी के साथ रहता था, सोता था, तो मारना बहुत आसान था। ठीक है, उसके बाद शिहाबुद्दीन ने जब ये जिंदा था तो उसने कहा था कि आप खिज्र खां को अपना उत्तराधिकारी ना बनाए, आप किसको बनाए, तो आप बनाए शिहाबुद्दीन जो उमर खिलजी है उसको अपना उत्तराधिकारी बनाए, क्योंकि इसके दिमाग में पहले से ही ये उपज हो रही थी
कि ये जो उमर खिलजी है वो अभी 5-6 साल का है और मैं इसका संरक्षक बन जाऊंगा और उसके बाद मैं इसको राजा की उपाधि दे दूंगा। ये पहले ही ये अपना डील कर लिया था उस खिलजी से, ठीक है। क्योंकि खिलजी के साथ रहता था तो कोई भी बात कहेगा, मान लीजिए कि कोई किसी से प्रेम करता है तो प्रेम में तो कुछ भी संभव है, ठीक है, कुछ भी करवा लो, जान दे सकता है, जान ले भी सकता है। तो भाई प्रेम में ये जान दे दिया और ये जान ले लिया मलिक कफूर, ठीक है। 5-6 साल का जो उमर खां था उसको संरक्षण करने के लिए ये क्या होता है कि खिलजी के गद्दी पर बैठ जाता है, लेकिन ये बहुत दिन तक नहीं रह पाता है। मात्र 35 दिन में क्या होता है कि मलिक कफूर की हत्या हो जाती है। और वो हत्या कौन करता है था, तो खिलजी का यानी अलाउद्दीन खिलजी का तीसरा बेटा जो होता है वो होता है मुबारक खिलजी। कौन होता है? मुबारक खिलजी मलिक कफूर को क्या करता है, मार देता है। और मार कर ये खुद सुल्तान का क्या होता है, 5-6 साल का जो सुल्तान था उस वक्त, उसका संरक्षक बन जाता है, ठीक है। फिर बाद में क्या होता है कि ये जो उसका संरक्षक था उसका भाई जो था इसके दोनों आंख को फोड़वा देता है और उसे अंधा बना देता है, मतलब कि अब राज करने लायक नहीं छोड़ता है। और खुद क्या होता है कि मुबारक शाह गद्दी पर बैठ जाता है। मुबारक शाह मतलब ठीक ठाक राजा था शुरुआत में, ठीक है, तभी तो 4 साल वो राज कर पाया था। इसके सुधार कार्यों की बात करें, इसका नाम है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, ठीक है, जो कि 1316 से लेकर 1320 तक यानी 4 वर्ष का था, 4 वर्ष ये राज किया था। सुधार कार्यों की बात करें तो जितने भी राजनीतिक बंदी बनाए गए थे मलिक कफूर और खिलजी यानी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, उन सारे राजनीतिक बंदियों को रिहा कर देता है। फिर उसके बाद सैनिकों को 6 माह का अग्रिम वेतन देता है। वो कौन है? तो वो मुबारक खिलजी है, मतलब एडवांस में वेतन देना शुरू किया। विद्वानों से जो छीनी गई जागीर थी, जमीन थी, जो महत्वपूर्ण लोग थे वहां के, उनके द्वारा जो जागीर छीने गए थे उनको ये क्या करता है, वापस कर देता है। जो भी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कठोर दंड बनाया गया था, बाजार नियंत्रण प्रणाली बनाई गई थी, ठीक है, जो भी कर टैक्स ये सब चीजें, जितने भी चीजें जो कि लोगों के लिए सही नहीं था, वो सारे चीजों को क्या करता है, हटा देता है, ठीक है, और अच्छे से राज चलाता है। इसकी उपाधियों की बात करें तो ये थोड़ा सा धार्मिक भी था और अपने आप को मतलब सर्वश्रेष्ठ समझने लगा था। ये अल इमाम की उपाधि और खलीफा यानी खिलाफत अल्लाह की उपाधि अपने आप को दिया था। इसकी मृत्यु की बात करें तो जब देवगिरी और गुजरात पर इसने विजय प्राप्त किया, आक्रमण करके विजय प्राप्त किया, तो इसका दिमाग खराब हो गया, ठीक है, और ये भोग विलासी हो गया। कहा जाता है कि ये जो मुबारक शाह है ये अपने दरबार में नंगा घूमता था बिना कपड़ा का, और इसको महिलाओं को नंगा देखने का शौक था और नंगी महिलाओं के साथ रहता था और ये खुद नंगा रहता था, ठीक है। तो ये इतना भोग विलासी हो गया कि अब राज्य चलाना मतलब संभव नहीं था और बहुत ज्यादा मतलब अश्लील प्रवृत्ति का हो गया ये, ठीक है। तो ये आप यहाँ समझिएगा कि इसका मृत्यु का कारण यही हुआ। और इसका जो प्रधानमंत्री था खुसरो खां, ठीक है, खुसरो खां, उसने ही इसको मार दिया, ठीक है। जब ये अपना इस तरीके का व्यवहार करने लगा, राजा रहने के लायक नहीं रहा, महिलाओं को नंगा देखता था, इस तरीके का बहुत मतलब खराब प्रवृत्ति का हो गया था। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि इसको लग रहा था कि अब हमारे जैसा कोई नहीं है, अब जो भी चाहे वो कर सकते हैं। हालांकि ये जो खुसरो खां है ये सबसे अंतिम शासक होता है खिलजी वंश का। ये भी बहुत दिन तक नहीं रह पाता है, ठीक है। और कुछ ही महीने बाद गाजी मलिक, जो कि गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जिन्हें जाना जाता है, उसका नाम होता है गाजी मलिक, वो भी सैनिक होता है, ठीक है। वो क्या करता है कि खुसरो खां को मार देता है और वहां से तुगलक वंश की नींव पड़ती है और तुगलक वंश का शुरुआत होता है। तो साथियों यहाँ पर हमारा खिलजी वंश खत्म हो गया और खिलजी वंश से संबंधित जितने भी तथ्य और फैक्ट हो सकते थे मैंने आपको
यहाँ समझा दिया है। अब आपका काम है कि आप रिवीजन कीजिए और टेस्ट लगाइएगा, ठीक है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़ जाइएगा। ऐसे ही मैं सारे वंश को एक एक करके आपको यहाँ पर बताऊंगा। फिर उसके बाद जैसे ही ये मेडिवल हिस्ट्री खत्म हो जाती है फिर हम लोग चलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री पर, और औपनिवेशिक जो कंपनियां थी वहां से लेकर और पूरे देश आजाद करवाकर और देश की आजादी के बाद क्या क्या सुधार हुए हैं तो सबके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में, और तुगलक वंश वहीं पर खत्म कर देंगे। हर एक वीडियो में एक वंश को खत्म करते चलेंगे। तो अभी ये दूसरा है और 5 गो है तो 3 वीडियो लगेंगे बस, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा।